हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सब? कल हमने आरबीएससी टेक्स्ट बुक के फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन 5 परफॉर्म कर लिए थे। आज हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं, न्यूमेरिकल नंबर 6। तो इसमें पूछा है, यदि दो आवेशों के मध्य कांच की प्लेट रख दी जाए तब उनके मध्य कार्यरत विद्युत बल पूर्व की तुलना में हो जाएगा अधिक, कम, शून्य, अनंत। इंग्लिश में, ऑन पुटिंग ए ग्लास प्लेट इन बिटवीन द टू चार्जेस द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन दैम एज कंपेयर टू अर्लियर इज मोर लेस जीरो इनफाइनाइट। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि दो चार्जेस हैं। इनिशियली दोनों चार्जेस को हम मानते हैं कि दोनों चार्जेस वैक्यूम में हैं। जब चार्जेस वैक्यूम में होते हैं तब क्या फोर्स लगता है आपको मालूम है? तब लगता है के Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर, और इस समय वैक्यूम में जो के की वैल्यू होती है वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और जब इनको रख दिया जाए किसी मीडियम में तब इनकी वैल्यू हो जाएगी, तब के की वैल्यू चेंज हो जाती है और वो वैल्यू हो जाती है, यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पर देखिए फोर्स की वैल्यू, कुलम फोर्स वैक्यूम में क्या वैल्यू होती है? के Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर, और यहाँ के होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर आपको ये नहीं पता तो स्टार्टिंग के कुलम वाले लेक्चर आप देख सकते हो, ठीक है, तब समझ में आ जाएगा। तो वैक्यूम में वैल्यू क्या होती है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर। और किसी मीडियम में कुलम फोर्स की वैल्यू क्या होती है? बस चेंज क्या आ जाता है यहाँ पर, एप्सिलॉन नॉट के मल्टीप्लाई में एप्सिलॉन आर आ जाता है किसी मीडियम के लिए, क्योंकि वैक्यूम के लिए एप्सिलॉन आर की वैल्यू 1 होती है, इसलिए यहाँ पे हमने 1 रख दिया, तो यहाँ पर एप्सिलॉन आर की वैल्यू 1 है। लेकिन किसी मीडियम के लिए एप्सिलॉन आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है। क्या होती है किसी मीडियम के लिए एप्सिलॉन आर की वैल्यू? ग्रेटर देन 1। तो किसी मीडियम में जो कुलम फोर्स है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो वैल्यू है पूरी ध्यान से देखना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर, ये वाली जो वैल्यू है पूरी की पूरी, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? F, क्योंकि ये F की वैल्यू है। देखिए, तो यहाँ पर हमने इसकी जगह रख दिया F, और अपॉन में क्या पड़ा है? एप्सिलॉन आर। तो यहाँ पर आ गया FM इक्वल टू F अपॉन एप्सिलॉन आर। ये पूरी वैल्यू जो थी 1/4 पे एप्सिलॉन यहाँ पे दिख रहा है Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर, इसकी जगह हमने रख दिया F अपॉन में एप्सिलॉन आर। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ये रिलेशन जिन्होंने, अगर आपने चैप्टर अच्छी तरह क्लियर है तो आपको रिलेशन भी ईजी है, ये आपको पता होगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि अब दोनों जो चार्जेस थे उनके बीच में क्या रख दी गई है? ग्लास प्लेट। और ग्लास प्लेट के लिए जो एप्सिलॉन आर होता है, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट होता है, उसकी वैल्यू 5 से 10 के बीच में होती है। ग्लास की वैल्यू, एप्सिलॉन आर की वैल्यू ग्लास के लिए 5 to 10 के बीच में होती है। अब यहाँ पर हम एप्सिलॉन आर की जगह क्या लिख देते हैं? मान लो 5 लिख देते हैं। तो अब देखिए F/5, तो F/5 के अंदर जब हम सॉल्व करेंगे तो आएगा FM। तो FM की वैल्यू F से क्या हुई? कम हुई। समझ में आई बात? ओके, तो FM की वैल्यू क्या होगी? F/5 होगी। मान लो 0.2 F होगी, तो F से तो कम होगी ना बेटा। इसका मतलब अगर हम दो चार्जेस के बीच में ग्लास प्लेट रखते हैं तो फोर्स की वैल्यू डिक्रीज होती है। ये बात आपको क्लियर होगी। ओके, नेक्स्ट न्यूमेरिकल परफॉर्म करते हैं। The dipole moment of HCl molecule is 3.4 multiply 10 is to minus 30. The dipole moment of HCl molecule is 3.4 multiply 10 raised to minus 30 कूलम मीटर। यहाँ पे जो यूनिट है वो है कूलम मीटर। डाइपोल मोमेंट की यूनिट कूलम मीटर होती है, सबको पता होगा। द सेपरेशन बिटवीन इट्स आयन इज, इनके आयन के बीच में क्या सेपरेशन है? बहुत इजी क्वेश्चन है, हिंदी में बोल देते हैं। HCl अणु का द्विध्रुव आघूर्ण हमें दिया हुआ है 3.4 10 is to minus 30 कूलम मीटर। उसके आयनों की मध्य दूरी क्या होगी? तो आपको द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र तो पता होगा, डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला सबको पता होगा। क्या होता है? P इक्वल्स टू Q.2L। यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है? P दिया हुआ है बेटा, देखो दिया हुआ है 3.4 10 is to minus 30। तो क्या गिवन है हमें? P मतलब डाइपोल मोमेंट, और
हमें फाइंड क्या करना है, दोनों की बीच की डिस्टेंस मतलब 12। बीच की डिस्टेंस क्या होती है 12, तो हमें 12 फाइंड करना है। देखिए कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे। गिवन क्या है, हमें डायपोल मोमेंट द्विध्रुव आघूर्ण 3.4 10 की घात -30 है बेटा, ये 10 की पावर -30 जो गिवन है यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा आपको, ठीक है, 10⁻⁻30 है ये। देन द डिस्टेंस बिटवीन द आयंस। अब देखिए मॉलिक्यूल कौन सा कहा है हमें, HCl। तो HCl पे चार्ज कैसा होता है आपको पता होगा, H+Cl- ऐसा होता है। इस पे प्लस चार्ज है, मतलब इस पे चार्ज कितना है +E, और इस पर माइनस चार्ज है, तो चार्ज कितना है इस पर -E। चार्ज की वैल्यू कितनी हुई भाई, +1 प्लस है इसके पास, उसके पास माइनस चार्ज है, तो चार्ज की वैल्यू कितनी हुई +E और -E। तो यहाँ पर चार्ज की वैल्यू आ गई +E और -E। ये बात आपको क्लियर हो गई, ओके। अब डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, P = Q.2L। Q की जगह क्या लिखेंगे, चार्ज की वैल्यू कितनी है +E हो चाहे -E हो, हम लेते हैं चार्ज का मैग्नीट्यूड। चार्ज की वैल्यू कितनी है 1.6 10⁻⁻19.2L। 2L का मतलब दोनों चार्जेस की बीच की डिस्टेंस। तो 2L हमें फाइंड करना है, डिस्टेंस तो फाइंड करनी है, दोनों चार्ज की मध्य की दूरी तो फाइंड करनी है हमें। P की वैल्यू हमें गिवन है 3.4 10⁻⁻30, और ये चला गया अपॉन में, और 2L की वैल्यू आ गई हमारे पास 2.12 10⁻11 मीटर। तो क्लियर हो गया, इसमें P गिवन है और हमें चार्जेस की वैल्यू भी गिवन है कि भाई इस पे +E है, इस पे -E है, तो चार्ज भी गिवन आ गया, और 2L हमें फाइंड करना है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए, एक इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन समरूपी विद्युत क्षेत्र में स्थित हैं, उनके त्वरणों का अनुपात क्या होगा। फॉर एन इलेक्ट्रॉन एंड ए प्रोटॉन केप्ट इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड द रेशियो ऑफ देयर एक्सेलरेशन इज। तो देखिए एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज क्या होता है -E, प्रोटॉन पर चार्ज क्या होता है +E, और दोनों को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये देखो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है। तो उनके एक्सेलरेशन का रेशो क्या होगा, ये हमें फाइंड करना है। तो देखिए, तो सबसे पहले गिवन क्या है हमें, एक इलेक्ट्रॉन गिवन है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है -E, और मास क्या होता है me। आपको इलेक्ट्रॉन का मास याद होगा 9.1 10⁻31 kg, और प्रोटॉन पर चार्ज कितना होता है +E, और प्रोटॉन का मास कितना होता है 1.67 10⁻27 kg। ये सब अपने नोट्स में क्लियर किया हुआ है हमने। दूसरी बात, आपको पता होगा कि प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन के मास से 1837 टाइम्स ज़्यादा होता है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या है, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, A = F/m, सबको पता होगा त्वरण का सूत्र F/m, और F की वैल्यू इलेक्ट्रिक कूलम फोर्स की वैल्यू कितनी होती है QE, ये फॉर्मूला आपको याद होगा। तो हमने यहाँ पर एक्सेलरेशन की वैल्यू लिखी पहले F/m, उसके बाद F की जगह वैल्यू पुट कर दी QE/m। तो यहाँ पर Q चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है, इलेक्ट्रॉन पे भी -E, प्रोटॉन पे भी +E। कहने का मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है ना, इलेक्ट्रॉन पे भी E है, प्रोटॉन पे भी E है। तो हमने मैग्नीट्यूड पुट कर दिया Q की जगह E, और प्रोटॉन के लिए भी सेम बात है, बस मास अलग हो गया। इलेक्ट्रॉन के लिए देखिए Q की जगह E, इलेक्ट्रिक फील्ड E है, और मास की जगह me, और प्रोटॉन की जगह चार्ज की जगह E, इलेक्ट्रिक फील्ड E है, और मास की जगह mp। अब हमें दोनों का रेशो लेना है, तो हमने दोनों को डिवाइड किया तो E से E कैंसिल हो गया, और हमारे पास आंसर आ गया mp/me। तो यह बात आपको क्लियर हो गई, ओके। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, फॉर इक्वल एंड लाइक चार्जेस आर प्लेस्ड ऑन द 4 vertices of a square, if the field intensity due to any of the charge at the center is E, then the net electric field intensity at the center of the square will be 0, E/4 4E। हिंदी में पढ़ते हैं, किसी वर्ग के चारों कोनों पर समान परिमाण के सजातीय आवेश स्थित हैं,
यदि किसी एक आवेश के कारण वर्ग के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E हो तो वर्ग के केंद्र पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो सबसे पहले क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यह हमें क्वेश्चन गिवन है, देखिए एक स्क्वायर गिवन है और एक स्क्वायर के वर्टिक्सेस पर 4 इक्वल चार्जेस प्लेस्ड हैं। ये बात आपको क्लियर हुई। और इस स्क्वायर के सेंटर पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू हमें फाइंड करनी होती है वहाँ हम एक टेस्ट चार्ज रखते हैं। ये देखिए यहाँ हम एक टेस्ट चार्ज रखते हैं। अब क्या होगा, ये प्लस क्यू चार्ज इस टेस्ट चार्ज को ऐसे रिपेल करेगा, ये प्लस क्यू चार्ज इस टेस्ट चार्ज को रिपेल करेगा, ये वाला प्लस क्यू चार्ज भी इस टेस्ट चार्ज को इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा और ये प्लस क्यू चार्ज भी इस टेस्ट चार्ज को इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा। तो ये बात आपको क्लियर हुई। ये देखिए जहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको फाइंड करनी होती है वहाँ हम एक टेस्ट चार्ज रखते हैं। तो इस टेस्ट चार्ज पर जो आपको दिख रहा है ये टेस्ट चार्ज, इस टेस्ट चार्ज पर सभी चार्जेस, ये प्लस क्यू ऐसे रिपेल करेगा, ये प्लस क्यू ऐसे रिपेल करेगा, ये प्लस क्यू इधर रिपेल करेगा और ये इधर रिपेल करेगा, सारे चार्जेस रिपेल करेंगे। अच्छा स्क्वायर है तो ये डिस्टेंस इक्वल है, ये सारी डिस्टेंसेस इक्वल है। तो प्लस क्यू इसको जितने फोर्स से इधर रिपेल करेगा, ये वाला फोर्स, ये वाला प्लस क्यू भी इसको उतनी ही फोर्स से इधर रिपेल करेगा। तो सारे अगर हम देखें इस प्लस क्यू के कारण इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर होगी, आपको दिख रहा होगा ये। इस प्लस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन इधर होगी, इस प्लस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू इधर होगी, डायरेक्शन इधर होगी, और इस प्लस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर होगी। तो ये सारे इलेक्ट्रिक फील्ड अब देखिए आपस में कैंसिल हो जाएंगे और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर जीरो हो जाएगा। कैसे, देखिए ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल एंड अपोजिट हैं, ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड भी इक्वल एंड अपोजिट हैं, मतलब विपरीत और समान हैं। तो ये दोनों एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देंगे, ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे और ये दोनों भी एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे। ठीक है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना हो जाएगी, 0। तो देखिए thus from the diagram the electric field at the center of the square will be 0। तो ये क्लियर हो गया आपको कैसे करेंगे। ओके, नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। एक विद्युत द्विध्रुव को समरूप विद्युत क्षेत्र में रखने पर उस पर लगेगा केवल बल आघूर्ण, केवल बल, बल तथा बल आघूर्ण, न बल न बल आघूर्ण। ऑन प्लेसिंग ए डाइपोल in a uniform electric field it is acted upon by a torque, force, both force and torque, neither force neither torque। ओके, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए ये भी आप जो क्वेश्चन देख लिए न्यूमेरिकल बहुत ही ज़्यादा इजी हैं। जैसे जैसे हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल में पढ़ते चलेंगे थोड़ा थोड़ा लेवल इंक्रीज होता चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक डाइपोल को हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। ये देखिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिख रहा होगा येलो कलर का, ठीक है दिख रहा है। अब यहाँ पर हमने एक डाइपोल रख दिया माइनस क्यू प्लस क्यू, दिख रहा है आपको डाइपोल। ओके, अब इस प्लस क्यू पर इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, फोर्स की वैल्यू क्या होती है, क्यू ई वेक्टर, सबको पता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहाँ होता है, प्लस से माइनस। ओके, इस प्लस क्यू पर ये प्लस इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा और इस प्लस क्यू, ये प्लस क्यू क्या करेगा, इस माइनस क्यू को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो इस पर, इस माइनस क्यू पे फोर्स कहाँ लगेगा, इधर की तरफ, और इस प्लस क्यू पे फोर्स कहाँ लगेगा, इधर की तरफ। तो ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे के अपोजिट लग रहे हैं। ये बात आपको क्लियर हो गई। क्या क्लियर हुआ कि इस प्लस क्यू पर फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है और इस माइनस क्यू पे फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है। क्यों लग रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है प्लस से माइनस। ये प्लस इस माइनस क्यू को अट्रैक्ट कर रहा है और ये माइनस इस प्लस क्यू को भी
अट्रैक्ट कर रहा है। तो ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, इसलिए जब दो इक्वल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं तब वो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं। तो ये दोनों फोर्स एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे और नेट फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, 0 हो जाएगी। तो हम यहाँ पर लिख देंगे बोथ फोर्सेज ट्राइंग टू रोटेट द डाइपोल इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सो नेट फोर्स इज 0। इतनी बात क्लियर हुई। अब जब भी आप समझिए, जब भी कोई रॉड इंक्लाइंड है और एक फोर्स इधर लग रहा है और एक फोर्स इधर लग रहा है, तो दोनों फोर्स पेयर मिलकर क्या करते हैं, इस रॉड को रोटेट करेंगे। एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, तो ये दोनों एक फोर्स ये और एक फोर्स ये मिलकर क्या करेंगे, इस रॉड को रोटेट करेंगे। या रोटेट करने के लिए क्या चीज़ लगानी पड़ती है, टॉर्क और बल आघूर्ण। समझ में आई बात। तो इस पे लगेगा टॉर्क। तो आंसर क्या आ गया हमारे पास, केवल क्या लगेगा, बल आघूर्ण, ओनली टॉर्क। ये देखिए यहाँ पे लिख देंगे हम ओनली टॉर्क। अब नेक्स्ट क्लास में इसके आगे वाले न्यूमेरिकल परफॉर्म करेंगे।